हाय हेलो नमस्कार प्रणिपात मेरे मित्रों। आज लॉकडाउन दूसरा लॉकडाउन का 5वां दिन हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे बैठकर लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा। तो हम अभी क्लास 12 का वीडियो डाल रहे हैं। क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर हैं। हम इसमें पढ़ चुके हैं मोललता मतलब मोलरिटी एंड मोललिटी दोनों पढ़ चुके हैं। उस पर क्वेश्चन कराना है। तो अभी क्वेश्चन नहीं, अभी सब थ्योरी ही लेकर के चल रहे हैं। तो हम बता दें कि उन दोनों वीडियो, इसके पहले 3 वीडियो डाल दिए हैं। एक चौथा जो था वो एक्सपेरिमेंट का था, तो वो सेकंड एक्सपेरिमेंट था। वीडियो लेक्चर का जो था तीसरा लेक्चर डाल चुके हैं। आज चौथा लेक्चर बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ अभी। तो जो वीडियो देख रहे हैं इसको सफल बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट में जरूर कीजिएगा कि जो भी कमी होगा इसको ठीक किया जाएगा मेरे द्वारा। हम आज मोलन्स पढ़ेंगे, आज मोलन्स पढ़ेंगे। तो मोलन्स बता दें कि आप लोग को एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा कि मोलन्स पहले पढ़ाया या मोलरिटी बाद में पढ़ाएगा। तो उससे मतलब नहीं है पहले या बाद से, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आज हम लोग मोलन्स ऐसा पढ़ेंगे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मोलन्स पे जो भी क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मोलन से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलन्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा गया है मोल अंश, ठीक ना, मोल अंश। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, क्या क्लियर है कि मोल मतलब कि आप लोग बता दिए हैं। मोल के मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे 1 मोल, जो नए बच्चे हैं उसको बता दे रहे हैं कि 1 मोल का अर्थ क्या होता है। तो 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक ना। 1 मोल मतलब 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक ना। इसको एवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है या एवोगाद्रो नंबर से भी जाना जाता है, ए से, ठीक ना, ए से, या इसको एन भी लिखता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा क्या कि मोल मतलब समझ गए कि 1 मोल जब भी कहा जाए कि उसमें 1 मोल जब भी कहा जाए तो उसमें कितना वस्तु आ सकता है, या कोई भी कण हो तो कितना आ सकता है। तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, मतलब यह बहुत ही बड़ा सा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6022। अब इसके पास 3 गो तो इधर शून्य लगा दिए, 0 लगा दिए। अब इसके बाद 20 गो और 0 लगाते चलिए, तो अब देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक ना। तो इतने संख्या जो को ही एक को मिला देते हैं तो वह क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि मोल अंश, यह मोल, अब अच्छा मोल के तो मतलब समझ गए, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा क्या है, मोल अंश लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है, मोल के साथ अंश लगा हुआ है ना। अंश मतलब क्या होता है, भाग होता है, भाग समझो, या पार्ट, PART, पार्ट समझिए, ठीक ना। पार्ट समझिए, कोई भी वस्तु का एक कोई पार्ट होता है ना, वही समझिए। तो यहाँ पे मोल अंश पढ़ने का क्या मतलब रहता है, तो हम बता दें कि कोई भी विलयन बनता है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलाने से बनता है, ठीक ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलाने से बनते हैं। तो इसमें हम पानी मिला देते हैं, ठीक ना, और एक इसमें क्या मिला देते हैं, एक चीनी मिला देते हैं। तो यहाँ तो 2 पदार्थ मिला दिए, ठीक ना। अब ये दोनों क्या बन गए, दोनों के मिलाने से एक विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है, ठीक ना। तो इसमें कुछ पार्ट चीनी का है तो कुछ पार्ट किसका है, पानी है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये विलयन में चीनी का भी अंश है और पानी का भी अंश है। तो यहाँ पे मोलन्स कहता है कि पूरे विलयन में चीनी कितना डाला गया, कितना मोल डाला गया, वह बताइए। जो इसका वैल्यू आएगा, चीनी का मोल की संख्या आएगा, कितना मोल चीनी डाले हैं इस विलयन में, वही क्या कहलाता है, चीनी का मोलन्स कहलाता है। और पानी का कितना मोल इसमें पानी डाला गया, ठीक ना, मतलब मोल मतलब क्या, पानी कितना H2O डाला गया, H2O की संख्या इस विलयन में कितना है उसको बताइए, उसको मोलन्स कहते हैं H2O का। और चीनी कितना मोल डाले, मतलब चीनी का सूत्र हम आप लोग बता दिए, हमें बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, ठीक ना। तो चीनी का सूत्र क्या बताया गया था, चीनी का सूत्र बताए थे C12H22O11, ठीक ना, C12H22O11 ये हम बता दिए, ठीक ना। इसका परमाणु भार भी बताया गया था 340 ग्राम पर मोल होता है, ठीक ना, ग्राम पर मोल होता है। यह सब बता दिए हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा,
चलिए अब इसके डिफिनीशन पे चलते हैं। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 मोल बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालना एक्स कहलाता है। तो यहाँ एक्स की जगह काम कीजिए, यहाँ पे पूरा स्पष्ट लिख लीजिए कि 1 मोल बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालना, विलय का ऊपर नीचे ही लिख देते हैं, ठीक ना, क्या कहलाता है, विलय का मोल अंश कहलाता है, विलय का मोल अंश कहलाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मोल अंश कहलाता है, ठीक ना। अब उसके बाद कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे 1 बिलियन है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1 बिलियन है, ठीक ना। यहाँ पे इसको यूज करते हैं, यहाँ पे 1 बिलियन बनाया गया, ठीक है। अब इसमें H2O का मोल 5 मोल दे चुका है, मतलब प्रश्न में 5 मोल दिया है। ग्लूकोज का मोल दिया है कितना, 3 मोल, मतलब कि पानी में ग्लूकोज, अभी गर्मी का सीजन है, जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, तो उसका हुआ कि 5 मोल पानी लिया, 3 मोल क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ठीक ना। तो बोला क्या कि ग्लूकोज का मोल अंश निकालिए। तो ग्लूकोज कितना मोल डाला गया वो खुद बताइए, ठीक ना। उस पूरे बिलियन में पूछेगा। इस तरह तो मालूम है कि 3 मोल डाले हैं, लेकिन पूरे बिलियन में कितना है, पूरा बिलियन में कितना है, तो कैसे निकलेगा। तो बिलियन का मोल तो निकल जाएगा, आसान है। यह 5 भाग इसका 3, 5 मोल इसका, 3 मोल इसका, तो दोनों को जोड़ दिया तो 8 है, ठीक ना। अब इसी तरह 8 मोल बिलियन में 3 मोल क्या है, ग्लूकोज है, ठीक ना। तो इसीलिए 1 में कितना होगा, 3/5 ग्लूकोज हुआ, ठीक ना। तो यही तो क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। तो एक्स ग्लूकोज, इसको सिंबल कैसे करते हैं, एक्स ग्लूकोज, मोल अंश का सिंबल ही क्या होता है, एक्स से। तो मोल एक्स ग्लूकोज 3/8, तो ग्लूकोज का मोल बटा बिलियन का मोल लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सोल्यूट, यहाँ घेर लीजिएगा अपना, हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं कि एक्स सोल्यूट बराबर क्या होता है, विलय का मोल बटा बिलियन का मोल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, एक्स सोल्यूट बराबर में n बटा n प्लस n, ठीक ना। यही बात है, n का है स्मॉल वाला विलय का मोल, यहाँ पे कैपिटल वाला विलय का मोल होता है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। चलिए इसी तरह अब देखिए यहाँ पे एक और क्या डिफिनीशन क्या है कि 1 मोल बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही विलायक का मोलंश कहते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक दे दीजिएगा, यह किसका मोलंश है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा विलायक का मोलंश, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोलंश, ठीक ना। तो विलायक का मोलंश किसका है, तो कोई भी बिलियन होगा उसमें कितना मोल विलायक है वही निकालते हैं, तो वही क्या कहलाता है, विलायक का मोलंश कहलाता जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा अब 1 बिलियन लिया गया, ठीक है ना, 1 बिलियन लिया गया। अब इसमें H2O की मात्रा 5 मोल, ग्लूकोज की मात्रा 3 मोल, वही वाला प्रश्न है, लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर वहाँ पे ग्लूकोज का बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि H2O का। H2O थोड़ा ठीक से यहाँ नहीं लिखा गया, हम नहीं लिखे इसको लिखवाया गया था H2O, तो H2O ऐसे लिखे, H2O का X मतलब क्या, मोलंश निकालिए, ठीक है ना, H2O का मोलंश निकालिए। या इसको ऐसे भी लिख देता कि X H2O बराबर में वाट क्या होगा, तो बिलियन का मोल बराबर 3 प्लस में 5, 8 मोल आ गया। तो टोटल बिलियन का मोल है, ठीक ना, मतलब बिलियन में कितना मोल, तो 8 मोल है। अब 8 मोल बिलियन में 5 मोल क्या है, H2O है। तो 5 ऊपर किसके सापेक्ष में, तो 8 के सापेक्ष में, पूरे बिलियन के सापेक्ष में देखा जाए तो 5/8, 1 में निकाल दिए, इसलिए H2O का। तो यहाँ पे X H2O ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखना, यहाँ पे लिखना ऐसे, यहाँ पे X H2O, तो यहाँ पे इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे X H2O, ठीक ना, X थोड़ा बड़ा, उसके नीचे H2O, तो 5/8 हो गया। विलायक के मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात विलायक का मोलंश कहलाता है। यह तो एक दूसरा डिफिनीशन बोल दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि विलायक का मोल बटा बिलियन का मोल का अनुपात क्या हो गया, विलायक का मोलंश। यह खुद से आप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यह भी आप बोल सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ मिलाइएगा आप, दोनों प्रश्न समान है। अब देखिएगा यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 3/8 5/8, तो जोड़ेगा कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा।
तो हमेशा बता दें किसी भी विलयन का मोल अंश 1 के बराबर आता है या 1 होता है, ठीक ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि विलय और विलायक का मोल अंश जोड़ने पे हमेशा 1 के बराबर होता है। चलिए अब देखिएगा मोल अंश फाइनल पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो मोल अंश यहाँ से, तब बोला क्या कि 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय, ठीक ना, या विलायक की मात्रा को मोल में निकालने को ही क्रमशः विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। अगर यहाँ पे बोलेगा कि विलय का मोल अंश बताइए, कोई विलयन है, यहाँ पे कोई विलयन है, विलय का मोल अंश निकालिए, तो क्या कीजिएगा, विलय का मोल जितना रहेगा उसको ऊपर, अब पूरा नीचे क्या है, विलयन का मोल। अगर विलायक का मोल अंश पूछा तो विलायक का मोल अंश ऊपर, जैसे इसके पहले फॉर्मूला में लिखा गया था, और विलयन का मोल अंश मोल नीचे। चलिए देखते हैं एक प्रश्न क्या है, प्रश्न पे ही ज्यादा समझ आता है। जल का मोल 5, ग्लूकोज का मोल 3, ठीक ना। तो विलयन का मोल कितना हो जाएगा, 8, जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे x ग्लूकोज निकालते हैं, मतलब ग्लूकोज का मोल अंश निकाला गया। तो ग्लूकोज का मोल अंश मतलब क्या, ग्लूकोज का मोल बटा विलयन का मोल। तो ग्लूकोज का मोल 3 दिया है, ग्लूकोज का मोल 3 दिया, अब विलयन का मोल 8, तो 3/8। अब बोलेगा पानी का मोल, विलायक का मोल अंश निकालिए, इसका मोल अंश निकालिए। तब विलायक का मोल ऊपर और विलयन का मोल नीचे, तो विलायक का मोल ऊपर और विलयन का मोल नीचे, ठीक ना। अब देखिए हम बोलेंगे कि पूरा सॉल्यूशन का मोल अंश निकालिए। तो एक सॉल्यूशन लिखा है ना, एक सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 इसको जोड़ दीजिए दोनों को, 3/5, 5/8 इक्वल टू 1, ठीक ना। तो एक्स विलयन कितना आया, 1 के बराबर आया, बस नहीं आया। तो इसलिए एक्स विलायक प्लस में एक्स विलय बराबर में 1, अर्थात विलयन का मोल अंश 0 होता है। तो हमेशा याद रखना कि विलय और विलायक का मोल अंश का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे x, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया। तो यह जो पॉइंट है याद रखने वाला पॉइंट है। विलय और विलायक का मोल अंश हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या होता है, विलय और विलायक का मोल अंश, x मतलब कि मोल अंश किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला सवाल है। विलय और विलायक का मोल अंश किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखना। इस तरह चलते हैं, एक्स ग्लूकोज कितना होगा, 3/8, यही है एक्स ग्लूकोज में 3/8। एक्स H2O कितना, तो 1 में से घटा दीजिए, दोनों का क्या 1 में से घटा, अगर जो इसका निकालना है तो जानते हैं कि दोनों का योग 1 के बराबर होता है, तो 1 में से इसको घटा दीजिए, तो वही क्या है 3/8। ये कोई बड़ा सा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, ठीक ना। इसमें जल है, H2O है, इसमें H2O है, तो H2O भी यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक से नहीं लिखिए, यहाँ पे H के नीचे 2 होना चाहिए, ठीक ना। H बेस में होता है, 2 बेस में होता है। यहाँ पे क्या लिखेगा, H2O, जैसे 2 लिखना है ना तो वहाँ बेस में लिखा जाता है, H2O ऐसे लिखा जाता है, ठीक नहीं लिखे। अब देखिए 6 मोल हो गया। ग्लूकोज का कितना हुआ, 2 मोल हुआ, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्कोहल कितना दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, ठीक ना। शुगर कितना दिया हुआ, 1 मोल दिया हुआ है। तो बिलियन कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 3 11 1 12 बिलियन हो जाएगा। अब कहेगा क्या, एक्स ग्लूकोज निकालिए, एक्स जल निकालिए, तो 6 कितना, 6 ऊपर 12 नीचे। एक्स ग्लूकोज निकालिए तो ग्लूकोज कितना था, 2, और टोटल कितना 12, तो 2/12। फिर बोलिए एक अल्कोहल निकालिए, मतलब शराब की मात्रा एक कितना है, अल्कोहल 3 है, टोटल कितना 12, तो 3/12। सबको जोड़िएगा तो 1 आ ही जाएगा। तो एक प्रश्न था। चलिए अब इसी को देखते हुए आगे चलते हैं। जी चलिए अब आगे देखते हैं। विलयन का मूल अंश हमेशा किसके बराबर होता है, 1 होता है। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, विलयन का मूल हमेशा 1 होता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, एक्स विलय निकलना होगा तो कैसे निकलेगा, विलय का मूल बटा विलयन का मूल। बात तो सही है। विलय का मूल का सिंबल क्या होता है, एन, हम पिछले बता दिए हैं। विलय का मूल का सिंबल क्या होता है, एन। विलय का मूल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। तो एन बटा यह क्या है, एन है, स्मॉल एन है, बटा में एन है, ठीक ना। तो एक सोल्यूट यहाँ पे लिख दे सकते हैं, ऊपर तो लिखा है, ऐसे हम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक सोल्यूट
बराबर में घेर लीजिएगा x बटा x प्लस में n। सॉरी से यहाँ पे गलत हो, x प्लस में n बटा n प्लस n हो गया। तो विलय का मोल, इसी तरह विलायक का भी हो जाएगा। तो विलायक का क्या होगा देखते हैं। विलायक का मोल भी क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा है कहीं ना, विलायक का यहीं लिख दे रहे हैं कि x सॉल्वेंट इक्वल टू, जिस विलायक का निकालना है तो विलायक का ऊपर और फिर n बटा कैपिटल N, जिसका निकालना होगा। नीचे तो विलियन का मोल अंश रहेगा ही रहेगा, ऊपर जिसका निकालना रहेगा ऊपर मोल रहेगा, नीचे विलियन का मोल रहेगा ही रहेगा। विलियन का मोल मतलब विलय का मोल प्लस में विलायक का मोल। तो विलय का मोल यह, विलायक का मोल यह, जोड़ दिया गया। ऊपर जिसका निकालना होगा सॉल्वेंट का निकालना तो सॉल्वेंट का मोल दे दीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, तो अब कह रहा है कि विलय का मोल निकालना होगा तो विलय का दिया गया भार बटा में विलय का अनुभार। आप लोग बता दिए कि मोल कैसे निकलता है, तो दिया गया भार बटा में अनुभार से, तो दिया गया भार इतना है, अनुभार इतना है। चलिए तो फिर इसी तरह क्या विलायक का, इसी तरह क्या होगा, इसी तरह विलायक का मोल, विलायक का दिया गया भार बटा में अनुभार होता है। तो ये सब पढ़ा दिए बिल्कुल, मोल कैसे निकालते हैं। तो दिया गया भार बटा में अनुभार होता है, जिसका निकालना होगा मोल उसको दिया गया भार बटा में अनुभार होता है। तो यहाँ पे विलय का दिया हुआ भार W1 से सूचित किया गया है और विलय का अनुभार M1 से सूचित किया गया है। इसी तरह विलायक का अनुभार किससे, M2 से सूचित किया गया। चलिए तो x विलय निकालना होगा तो विलय का मोल बटा में विलय का मोल प्लस में विलायक का मोल। तो देखिए तो विलय का मोल W बटा M1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि W1 बटा में M1, तो W1 यहाँ पे लिखा है W1 बटा में M1। इसको हम ठीक से लिख दे रहे हैं, ठीक ना, इसको हम यहाँ पे ठीक से लिख रहे हैं। तो चलिए तो x विलय निकालना है तो क्या होगा, n बटा n प्लस में n। n क्या है, तो विलय का मोल है। मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया भार बटा में अनुभार। तो दिया गया भार का सिंबल क्या होता है, तो W1, अब बटा में अनुभार का सिंबल क्या होता है, तो M1। ऐसे कर दीजिए, ठीक ना, स्मॉल ही लिखिए, स्मॉल ही लिखता है। इसी तरह फिर यही जो होता है यही क्या लिखना है, फिर नीचे लिखना है W1 बटा में M1 प्लस में बड़ा वाला n की जगह क्या होगा, W2 बटा में M2। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, ठीक ना, डायरेक्ट। इसको ज्यादा क्लियर कब होगा, यह ज्यादा क्लियर कब होगा, जब इस पे क्वेश्चन कराएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उस समय यह आप लोग को ज्यादा बेनिफिट देगा, ज्यादा समझ में आएगा। अभी हमारी सब समझ में आ गया होगा, इसको लिखते जाइएगा। और हम बता रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, थोड़ा से भी नहीं समझ आएगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा, या व्हाट्सएप नंबर तो है हम दे दिए हैं, ठीक ना, दे रहे हैं। और बहुत लोगों के पास भी होगा, हम नहीं होगा तो उसको हम दे देंगे। तो हम क्या बोले, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हमें कॉल करना, या कमेंट करना, और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में PPM नहीं समझ में आया था तो फिर से समझाए थे, तो इस बार भी किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा, ठीक है। इसी तरह देखते हैं क्या, यदि विलयन तनु हो तब क्या हो सकता है। तनु मतलब बता दिए कि तनु विलयन मतलब क्या होता है। तनु विलयन मतलब कि उसमें विलय की मात्रा निग्लिजेबल, मतलब कि अनदेखा कर सकते, उसमें विलय होता ही नहीं है। तो x विलय निकालना होगा तो क्या होगा, विलय की मात्रा अनदेखा, तो यहाँ का n जो होता है उसको खत्म कर देते हैं, मतलब कि n बटा n प्लस का वैल्यू n के बराबर होता है। पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो में क्या लिखे थे, जो तनु विलयन में हम लिखे थे कि विलय, ऐसे लिख लो, विलय प्लस में विलायक बराबर में विलायक ही लिखे थे, याद रखना, विलायक ही लिखे थे। किस में, तनु विलयन में। मतलब विलय और विलायक का योग हमेशा विलायक के बराबर होगा, कब, जब विलयन तनु होगा तब। देखिए तो यहाँ पे n प्लस n मतलब विलय और विलायक की मूल है, तो कितना मान लेंगे, तो n के बराबर मान लेंगे। यहाँ देखिए n के बराबर मान लिया गया, ठीक ना। अब x विलय निकालना होगा तो n बटा n हो गया, यहाँ का n खत्म, तो क्या होगा, W1 बटा में M1, W1 है, यहाँ पे क्या पढ़ना, W1 बटा में M1 है और बटा में W2 बटा में M2, मतलब इसको हटा देना है, कब, जब तनु विलयन कहेगा तब, ठीक ना। चलिए इसका आप कोशिश कीजिएगा नोट करके नोटबुक में हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम भी देखें कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना।
हम मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं या स्टूडेंट भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो इसी तरह क्या होगा, एक्स विलय बराबर वही फॉर्मूला यहाँ पे घेर दिया गया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 500 ग्राम जलीय विलयन में घुला हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश निकालें। तो क्या बोला कि यहाँ पे एक 500 ग्राम जलीय विलयन में घुला हुआ है, मतलब विलयन दिया गया है जिसकी मात्रा कितना है, 500 ग्राम है, ठीक है ना, जलीय विलयन है। इसमें 50 ग्राम क्या है, कैल्शियम, 50 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। तो बोला क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट की मोल अंश निकालिए। पूछा क्या, तो x CaCO3 बराबर में वाट, यही तो पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो इसका मतलब जब भी पूछेगा तो टारगेट क्या रखना है कि इसके फॉर्मूला में कौन कौन आता है, क्या क्या आवश्यकता होता है। तो पहले इसका मोल चाहिए, तो मोल निकालते हैं। तो दिया गया भर बटे में अनुभार इसका मोल होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विलय बराबर कैल्शियम कार्बोनेट, भार क्या होगा, यहाँ पे अनुभार कितना होगा, 100। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार निकाल के हम दिखाते हैं। तो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन 48, कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 48 12 60 है, 40 100 है, 100 ग्राम पर मोल एक अनुभार आया, ठीक ना, अनुभार आया। चलिए, दिया गया भार कितना है, दिया गया भार जो है, दिया गया भार है कितना, 50 है, 50 है। तो इसका मोल निकालते हैं। तो मोल कितना आ जाएगा, दिया गया भार बटा में अनुभार। तो देखिए 50 बटा में 100, दिया गया भार बटा में अनुभार कर दिया गया 50 बटा 100। अब देखिए इसी तरह क्या, बिलियन का कितना होगा, तो नीचे क्या चाहिए, बिलियन का मोल। तो विलय का मोल यह भी, विलय का मोल यह भी, मतलब एक CaCO3 का मोल तो लिख दिया गया, यहाँ भी। अब यहाँ क्या होता है, विलायक का मोल। तो विलायक कितना हो जाएगा, चूंकि बिलियन है 500 ग्राम और विलय है 50 ग्राम, तो घटा लीजिए। तो विलायक कितना होगा, विलायक हो जाएगा आपका 500 में से 50 घटा लीजिएगा, तो आप जानते हैं कि इस घटाने से 450 ग्राम आएगा। तो 450 आ गया। जल जानते हैं कि जल का आणविक अनुभार कितना होता है, तो H2O का, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का इतना, तो कितना आया 18। तो 18 ग्राम पर मोल आ गया। तो नीचे रख दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम छोड़ दिए, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको नोट करने के लिए देते हैं, हम ही आज छोड़ देते हैं। यह इसके बाद कैलकुलेशन है, समझने वाला कोई बात नहीं है, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या एक और इसी तरह का है कि 25% वेट बाई वेट H2SO4 के जलीय विलयन में H2SO4 का मोल अंश निकालिए। सिर्फ प्रश्न समझा दे रहे हैं, आप बाकी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो कहा क्या रहे, 100 ग्राम क्या 25% वेट बटे वेट। तो 25% वेट जैसे ही आपको मिलेगा, तो हमको क्या बता दिए हैं इसके बारे में, क्या बताएगा, 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलय है। इसके बारे में बहुत बार जिक्र कर दिए कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलय है, 25% वेट बटा वेट के मतलब होता है, ठीक ना। अब बना लीजिएगा, विलयन 100 ग्राम दे ही दिया, विलय 25 ग्राम दे ही दिया। अब विलय H2SO4 है ही, तो क्या चाहिए हमें, N चाहिए, तो विलय का मोल चाहिए। अब बड़ा वाला N चाहिए, तो विलय का मोल चाहिए। तो विलय का मोल कितना, दिया गया भर बटे में अनुभार। तो दिया गया भर कितना है, विलय का मोल तो 25, अनुभार निकाल लीजिए H2SO4 का। तो हम निकालना सिखा दिए, देखिए निकाल के बताया गया, तो 98 है, ठीक ना। अब बड़ा वाला N कैसे निकलेगा, तो विलय का मोल, विलय का दिया गया भार बटा में अनुभार। तो विलय क्या है, जल है, तो विलय का अनुभार तो 18 ही होगा, लेकिन दिया गया भार कितना हो जाएगा, तो 100 में से 25 गया, बिलियन में से विलय की भार घटा दीजिए, 100 में से 25 गया तो 75। अब इस सब को सजा दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रख दिया गया। तो चलिए गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज की क्लास में इतना ही बताऊंगा। और नेक्स्ट नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, एक दो और क्वेश्चन इस पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बिहार बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया, फिर भी हम बता देंगे, ठीक ना। और नॉर्मेलिटी के बाद हम लोग सोलबिलिटी पढ़ेंगे, सोलबिलिटी। तो हम इसको ऑफलाइन क्लासेज में करा दिए थे। यह सब बिल्कुल नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट कोई भी देख सकता है, जो शुरू से देखेगा। यह आपका 4th वीडियो होगा
सॉल्यूशन का। तो इसको नए स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और बताइए इसके बारे में।